हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 1 क्लास 9 सीबीएसई के बच्चों का जो एनसीईआरटी बेसिस पे है। आज गद्य खंड में हमारा अंतिम पार्ट, तो हमारा काव्य खंड समाप्त हो चुका है और ये गद्य खंड का सिलसिला चल रहा था। उसमें ये अंतिम पार्ट है, पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना, जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है। एक तरह से कहिए तो संस्मरण रूप में इन्होंने लिखा है इस निबंध को। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जो प्रेम था सब जनों से, सभी जीवों से, जो आत्मिक प्रेम था, और उनको याद करते हुए कुछ घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया है। और सभी जीवों के प्रति जो प्रेम और समर्पण की भावना है उनका वर्णन वो इसमें करते हुए नजर आएंगे। और एक कुत्ता और एक मैना के प्रसंग से वह हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे एक जीव भी, एक जंतु भी, यानी एक पशु और एक पक्षी भी आत्मीय रूप से जुड़ सकता है। और प्रेम की भाषा में अगर उससे प्रेम किया जाए तो वह भी आपके प्रति एक प्रेम की भावना दिखाता है। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे लेखक परिचय, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय। उसके बाद पाठ परिचय थोड़ा डिटेल से हम जानेंगे, कौन सी घटनाक्रम आए और कौन सी बात उसमें आई। उसके बाद अंत में हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय से। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाकार, जो कि आधुनिक काल की एक प्रमुख धारा है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं कि शुक्लोत्तर युग क्या है। नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हमारे बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य से के प्रबुद्ध जो चिंतक कह सकते हैं वो है हमारे। तो उनके नाम पर आधुनिक जो काल था उसका नामकरण हुआ। आपको पता है कि हिंदी साहित्य हमारा 4 मुख्य कालों में बटा है, लेकिन जो उपकाल हैं वह भी अलग अलग रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो खासकर आधुनिक काल में बहुत सारी धाराएं आई और जिसका नामकरण उनके विशिष्ट नामों से जो रचनाकार हुए उनके नाम से पड़ा। तो शुक्ल युग जो है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पड़ा है, जो हमारा कब का काल है, 1920 से लेकर 1938 तक। 1857 में हमारा आधुनिक काल स्टार्ट होता है भारतेंदु युग से। ठीक है, तो कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आधुनिक काल का एक अलग से वीडियो बनाकर आपको अलग अलग जो नामकरण हुए हैं उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो पहले हम इन शॉर्ट में जान लें अपने आज के सिलेबस के रूप में। तो 1920 यानी प्रमुख काल पहले हमारा क्या आया, भारतेंदु काल, जागरण काल, जिसको नवजागरण काल कहते हैं। नहीं, जो 1857 से 1900 ईस्वी तक रहा। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हमारा द्विवेदी युग आया, जिसको नवजागरण सुधार काल कहा गया। उसके बाद हमारे जो साहित्यिक रूप था और जो हमारा समाज का रूप था वह यथार्थ के बहुत करीब आया। और उस समय जो कविताएं या कहानी या जो भी रचनाएं हुई उसमें एक नया रूप दिखा। नहीं, किसके संदर्भ में, राष्ट्रवाद के संबंध में। और यथार्थ रूप से हमारे समाज में जो कुप्रथाएं थी उसका भी स्पष्ट यथार्थ चित्रण हमारी रचनाओं में किया गया। तो उनको वहाँ उस समय के रचनाकारों के जो विशिष्ट रचनाकार थे उनके नाम से उस युग का नामकरण हुआ। तो 1920 का जो काल था, 1920 से 1938 का काल, वह हमारा रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग कहलाया, प्रेमचंद युगीन काल भी कहलाया, और वही काल हमारा छायावाद युग भी कहलाया। ठीक है, तो उसके बाद का जो काल आया उसे हम क्या कहते हैं, शुक्लोत्तर, प्रेमोचंदोत्तर या फिर प्रसाद युग, प्रसादोत्तर, यानी जयशंकर प्रसाद के नाम से भी छायावाद युग को जाना जाता है क्योंकि वो प्रमुख स्तंभ थे। तो ये नामकरण उनके रचनाकारों के माध्यम से हुआ। तो मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि आप कंफ्यूज ना करिए ये सब काल कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये शुक्लोत्तर युग यानी 1920 से 1938 के बीच हुआ। ठीक है,
और ये आधुनिक काल की एक धारा थी। इनका बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 आरत दुबे का छपरा ओझबलिया गांव में हुआ, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, प्राथमिक एवं मिडिल गांव से हुई, बलिया से ही हुई, और बाद में संस्कृत महाविद्यालय काशी से इन्होंने शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद वर्ष 1930 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि इन्होंने ग्रहण की। उसके बाद वे कलकत्ता गए और कलकत्ता जाकर उन्होंने फिर क्या कहते हैं शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य शुरू किया, जिसकी चर्चा हम आगे देखेंगे। इनका पेशा, ये महान विद्वान, साहित्यिक इतिहासकार, ये इतिहासकार के नाम में भी इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, उपन्यासकार, निबंधकार एवं आलोचक हुए प्रमुख रूप से। इनके पिता अनमोल द्विवेदी जी जो ज्योतिष एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो ये विद्वता पिता से उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने वे संस्कृत और हिंदी और ज्योतिष तीनों में अपना एक स्थान बनाया। इनकी माता श्रीमती ज्योतिषमती द्विवेदी जी थी, जो एक धर्मपरायण महिला थी। इनकी प्रमुख रचनाएं बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 है, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पौधा 1976 आदि, जो कि उनका उपन्यास है। उसके अलावे अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, कल्पतरु, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि, जो इनका निबंध संग्रह है। और जो आलोक पर्व उनका निबंध था, प्रमुख निबंध, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावे हिंदी साहित्य की भूमिका, जो हिंदी साहित्य का अवलोकन है, आलोचना है, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, यानी पाठ पाठ में भी उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, जिसका विशेष वर्णन हमें इनकी रचनाओं से प्राप्त होता है। तो इनका जो कार्य क्षेत्र था बहुत विस्तृत था। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिंदी साहित्य में या हिंदी में इन्होंने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अध्यापन से करियर की शुरुआत, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत अध्यापन से की। शांति निकेतन कलकत्ता में अध्यापन किया उन्होंने 20 वर्षों तक, ठीक है, किस 1930 से 1950 तक, जहां 1940 से 1950 तक हिंदी भवन शांति निकेतन के ये निदेशक भी रहे। इन्होंने 20 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी अध्यापन के रूप में शांति निकेतन में। उसके बाद 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष ये बने, नहीं, जो कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए एक सभा बनी थी, एक संस्था बनी थी। 1955 में राजभाषा आयोग के भी ये सदस्य रहे। राजभाषा के रूप में जो हिंदी को सम्मान मिला, उनके वे उस आयोग के ये सदस्य भी रहे। वर्ष 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में ये हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1967 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुनः रेक्टा के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। रेक्टा क्या होता है, यानी जो हिंदी विभाग था उसका सारा जो जितना भी निर्णय था उनके रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद भारत की जो वरीय हिंदी विषयक योजनाओं से ये संबंध रहे। जितना भी भारत सरकार ने हिंदी विषयक योजनाएं बनाई, हिंदी को एक प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए, सब में उन्होंने सारे योजनाओं से ये संबद्ध रहे और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम वर्षों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक हिंदी बहुल क्षेत्र है, विशेष हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से भी हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो अंत में वे उसी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इतने बड़े योगदान के लिए, साहित्य में इतने बड़े
महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा 1957 में। टैगोर पुरस्कार, क्योंकि 20 वर्षों तक उन्होंने वहाँ सेवाएं दी थी शांति निकेतन में, तो वहाँ पर प्रमुख रूप से टैगोर पुरस्कार 1966 में प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का एक प्रमुख पुरस्कार है, वह भी उन्हें प्राप्त हुआ 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए, जो कि एक उनका विशेष निबंध है। और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की भी उपलब्धि मिली, डॉक्टर की, ठीक है। अंत इनको एक और विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है जो कम रचनाकारों को मिलता है। भारतीय डाक विभाग ने इनके सम्मान में वर्ष 1997 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। स्मारक डाक टिकट क्या होता है? जब किसी विशेष व्यक्ति के याद में, संस्मरण में हम कुछ विशेष रूप से जो सार्वजनिक होता है, कोई विशेष पत्रिका या कुछ भी, उसी को क्या कहा जाता है? स्मारक कहा जाता है। तो स्मारक डाक टिकट निकाला गया था 200 रुपये का, ठीक है। इनका निधन 19 मई 1979 दिल्ली में एक गंभीर बीमारी ब्रेन ट्यूमर से हो गया। तो ये इनका एक पूरा परिचय हमने आपको दिया। अब चलिए हम चलते हैं पाठ की तरफ। एक कुत्ता और एक मैना में किसका व्याख्यान ये दे रहे हैं, तो चलिए अब पाठ की तरफ। एक कुत्ता और एक मैना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमने पूरा परिचय जाना। उसमें हमने क्या जाना कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शांति निकेतन में अध्यापन के माध्यम से की, जहां वे कितने सालों तक रहे? 20 वर्षों तक रहे। तो वहां पर शांति निकेतन में जाने के बाद उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सामीप्य प्राप्त हुआ और क्षितिज सेन जो प्रमुख आचार्य थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। उन्हीं के माध्यम से साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। तो यह जो पाठ है उन्हीं को याद करते हुए उन्होंने लिखा है। तो यह जो पाठ है आपका, यह केवल निबंध नहीं है, पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है इसमें, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी इसमें हुआ है, जो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित किया है, एक कुत्ता और एक मैना के माध्यम से। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है इसमें। और यह जो निबंध है जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। तो इस निबंध की जो शुरुआत है यह उनके याद से स्टार्ट होती है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों उन्होंने पाया कि श्री निकेतन के उनका एक स्थान था श्री निकेतन, वहाँ पर तिमंजले मकान में उन्होंने रहने का प्लान बनाया। तो उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। उस समय तिमंजले पे चढ़ने के लिए लिफ्ट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, घुमावदार सीढ़ियाँ थी उस पे, उन पे चढ़ाना उनको थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनका आदेश सर्वमान्य था, एकदम सराखों पे था। किसी तरह उन्हें चढ़ाया गया और ऐसा लगता है कि वहाँ पर एकांत चिंतन के लिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था। तो इसी क्रम में क्या कहते हैं, लेखक अपनी यादों को ताज़ा करते हुए बताते हैं कि उनकी इच्छा हुई कि पूरे परिवार के साथ उनके दर्शन किए जाए। तो गुरुदेव के रूप में उनका नाम आता है और गुरुदेव का एक सम्मानित स्थान हमारे जीवन में होता है। तो पूरे परिवार के साथ तो वो उनके दर्शन के मतलब कि आकांक्षा उन्होंने सोची कि चलो दर्शन करके आते हैं, ऐसा उन्होंने इस निबंध में वर्णित किया है। और वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के क्रम में एक प्रमुख रूप होता है, वो देखते हैं कि डूबते हुए सूर्य को वो ध्यान से देख रहे थे और कुछ चिंतन कर रहे थे। उसी क्रम में उनका जो एक पालतू कुत्ता है शांति निकेतन से श्री निकेतन आ जाता है बिना किसी के सहायता के।
वह जीव, सोचिए उसे कैसे पता चला कि हमारे जो रक्षक, हमारे जो मालिक हैं यहाँ आ गए हैं। तो ये एक प्रेम था, नहीं तो जिसने क्या कहते हैं लेखक को बहुत आश्चर्यचकित किया। और उसी क्रम में फिर एक और घटना का याद करते हैं कि एक बार जब शुरुआत में वो शांति निकेतन आए थे तो सुबह घूमने के क्रम में अपने किसी साथी के साथ वो गए थे, उनसे उनका ज़्यादा परिचय नहीं था। तो वहाँ पर अचानक से क्या कहते हैं रविंद्र जी कहते हैं कि आजकल आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। बताइए ये बात कि कौवे नहीं दिख रहे हैं, यानी कि उनका कितना ज़्यादा लगाव था। जितने भी पशु पक्षी थे सबसे उनका लगाव एकदम अद्भुत था। तो जो साथ में उनके दोस्त थे और खुद लेखक जी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बोल रहे हैं। और बाद में सही में उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि सच में आश्रम में अभी कौवे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनका एक और भ्रम टूटा कि कौवा क्या होता है, सर्वव्यापक प्राणी होता है, वो सब जगह होता है। लेकिन अचानक से कौवे का नहीं होना और उनके द्वारा यह व्यक्त करना तो उनके अंदर एक भाव पैदा किया कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु रहते हैं वह हमारे सहभागी होते हैं, नहीं उनसे प्यार करना हमारा मानवीय भाव है। ये मानवीय का एक विशेष रूप है कि सारे प्राणियों से हम प्यार करें, जो गुरुदेव के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है। फिर उसी क्रम में एक मैना का वो जिक्र करते हैं घूमने के क्रम में ही, जो मैना पैर से लंगड़ी है और उस मैना का विवरण गुरुदेव जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक विशेष कविता के रूप में दिखाया है। तो उसके रूप को देखकर मतलब जब वो कविता पढ़ रहे थे तो उतने संवेदनशील नहीं हुए थे, लेकिन जब सामने से उन्होंने वह रूप देखा मैना का तो मैना के प्रति वो एकदम आकर्षित हो गए। कि मैना जो कि कहा जाता है कि उन्हें अपनी एक घटना का भी जिक्र वो फिर उसमें करते हैं मैना के संदर्भ में, कि उनके छत पर एक जगह मैना दंपति ने घोंसला बना लिया था जिसमें उसका रूप विवरण की वह तो सिर्फ दिखाने के लिए है, नहीं उसके अंदर संवेदना कहाँ। लेकिन गुरुदेव के कविता के माध्यम से उनके अंदर आत्मप्रेरणा हुई कि उसमें भी करुणा का भाव होता है, ज़रूरत है उसको सही रूप से देखने की। नहीं अगर सही रूप से हम देखें तो हमें अवश्य नजर आएगा। इसी क्रम में निबंध आगे बढ़ती है और अंत में सार के रूप में हमारे लेखक जी, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारी तरफ ये संकेत करते हैं कि सभी जीव जंतुओं से हमें प्यार करना चाहिए और उसका भी प्यार हमें पाना चाहिए। तो हमें एक अजीब सी अनुभूति, एक अद्भुत अनुभूति का संचार हमारे अंदर होता है। तो हम प्रकृति ने जितने जीव जंतु बनाए सारे प्राणी से प्रेम भाव रखना, करुणा दर्शाना हमारा परम कर्तव्य है। तो इसी की तरफ यह निबंध हमारा इशारा करता है, संकेत करता है। सर्वप्रथम आप इस निबंध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि क्रम से आपको घटनाक्रम की जानकारी हो जाए। अब मैं चलती हूँ प्रश्न अभ्यास की तरफ। छोटा सा प्रश्न अभ्यास है, मैं आपको इशारा कर दूँ जिससे कि आपको इसको बनाने में सुविधा हो। ठीक है, पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो मैंने अभी जस्ट कहा कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और अन्यत्र रहने का उन्होंने इसलिए मन बनाया कि वह एकांतवास में एक साधना के रूप में साधना करना चाहते थे। एकांतवास में रहकर कुछ विशेष विषय वस्तु पर वह क्या कहते अपना जो रचना है वह करना चाहते थे। एक शांति के रूप में वह कुछ दिनों तक शांति निकेतन में बहुत भीड़ भाड़ थी, वहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता था, तांता लगा रहता था और उनकी अवस्था ज़्यादा हो चुकी थी। तो कभी कभी वो क्या होते थे, हड़बड़ा जाते थे, मतलब इरिटेट हो जाते थे एक तरह से कहिए तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि कुछ दिन एकांतवास में रहकर फिर यहाँ पर आया जाए, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन छोड़कर अन्यत्र जाने का मन बनाया। दूसरा, मूक प्राणी मनुष्य से
कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इस निबंध को पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा यह जो पंक्ति है 100% सही है। वास्तव में मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। निबंध के घटनाक्रम में एक घटना आती है कुत्ता के बारे में। नहीं, वह कुत्ता इतना संवेदनशील था कि शांति निकेतन से जब वे श्री निकेतन आए तो बिना किसी को रास्ता बताए वह अपने मालिक के पास, गुरुदेव के पास आ जाता है। और जब तक वह उन पे हाथ नहीं फेरते थे और अपना प्रेम भावना नहीं दिखाते थे, वह वहाँ से नहीं हटता था। एक और घटने का जिक्र है कि जब भी गुरुदेव कहीं पर किसी भी सभा में या भी किसी भी कार्य में तल्लीन रहते थे तो वह कुत्ता आकर उनके पास बैठ जाता था बिना शोरगुल किए। उन्हें पता होता था कि मालिक कुछ काम कर रहा है। जब तक वो स्नेहिल हाथ उन पर नहीं फेरते थे, अपनी उपस्थिति उसकी उपस्थिति को नहीं मानते थे, तब तक वह उनके पास बैठा रहता था। एक और घटने का जिक्र है कि जब गुरुदेव की मृत्यु हो गई, जब उनके जो कलश था, अस्थि कलश था, उनके पास वो एकदम बैठा रहा, एकदम गमगीन होके बैठा रहा। और जब तक उनका कार्यक्रम चला तब तक वो वहाँ से नहीं हटा। तो यह संवेदनशीलता एक पशु में उनको दिखाई पड़ सकती है। तो यह स्पष्ट होता है कि पशु भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। मैना के जिक्र में भी यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि मैं तो सोचता था कि मैना करुणाशील पक्षी होता ही नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कविता के इशारे से हमने देखा कि नहीं, वो मैना जैसे पक्षी में भी संवेदनशीलता होती है। और उनका स्पष्ट वर्णन उन्होंने इस निबंध में किया है। तीसरा, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता का मर्म लेखक तब समझ में आते हैं जब गुरुदेव इशारा कर कर बताते हैं उनको कि देखो ये मैना रोज यहाँ आती है और देखो ना कैसे अलग होकर अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ अलग थलग जीवन बिताती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा दुख इस पे टूटा हो। तो इसी क्रम में उन्हें अपने एक घटना याद आती है कि वह तो समझते थे कि वह संवेदनहीन प्राणी पक्षी होता है। और गुरुदेव के इशारे के बाद उन्हें मैना को लक्ष्य करके जो उन्होंने कविता लिखी है उनको उन्होंने गौर से पढ़ा और तब लेखक उनका मर्म समझ पाए कि मैना भी एक संवेदनशील पक्षी होता है। आगे देखिए, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। ये बहुत आसान है। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो यह भाव अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे कि इन्होंने निबंध शैली में इस बात को दर्शाया है कि हमें सारे जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। नहीं तो इसमें उन्होंने जो उदाहरण दिया है गुरुदेव के माध्यम से उस कुत्ते का, उस मैना का, तो और जितने सुंदर तरीके से ये बात उन्होंने कही है, यह हमारे सामने यह स्पष्ट कर देती है कि निबंध का तात्पर्य होता है बंधा हुआ, जो अपनी विषय वस्तु को बांधकर सटीक शब्दों में, सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए, सुंदर उदाहरणों का प्रयोग करते हुए अपनी बातों को कहे। और यह गद्य साहित्य की एक विशेष विधा है, बहुत ही उत्कृष्ट विधा है। यह स्पष्ट हो जाती है इनके निबंध को पढ़कर। जो विषय वस्तु ये हम तक पहुंचाना चाहते थे कि जीव जंतुओं से प्रेम करना एक मानवीय गुण है और हमें सारे जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, तो उन्होंने जिस घटनाक्रम से इसे सजाया है वह अपने आप में अद्भुत है। तो चार घटना का आपको जिक्र करना है। एक घटना का जिक्र आपको जब वो श्रीनिकेतन पहुंच जाते हैं तो कुत्ता बिना किसी को बताए, रास्ता बताए उन तक पहुंच जाता है और जब वो उनके सर पर हाथ फेरते हैं तो वह भाव विभोर हो जाता है। पहली घटना। दूसरी घटना कोई भी काम में जब वो मग्न रहते थे तो जब तक वो अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाता था वह गुरुदेव के पास से नहीं हटता था। दूसरी घटना। तीसरी संवेदनशील घटना मैना के माध्यम से
कैसे अलग थलग होकर लगता है कि टूट कर दुखी होकर वह अपने क्या कहते हैं परिवारजनों से अलग विचरण करती है, अलग कीड़े मकोड़े खाकर दाना चुगकर अपना जीवन यापन करती है और अजीब सी संवेदना उनकी आंखों में दिखती है। तो इसका वर्णन कर सकते हैं। चौथा यह वर्णन कि कोई प्राणी सोचता है कि सामने वाला क्या कहते हैं एकदम कठोर होता है, तो यही सही नहीं होता है। इस बात को लेखक इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव की कविता के माध्यम से जो मैना का चित्रण किया उन्होंने, जिससे हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में एक सुंदर भावना का जागरण हुआ कि पशु पक्षी भी एक संवेदनशील रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। इन 4 के उदाहरणों से आप अपना ये आंसर कर सकते हैं। 5वां, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी को करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति इस तरह का जब प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं, पहले पाठ का परिचय देते हैं, फिर लेखक का परिचय देते हैं, फिर जो पाठ हमारा होता है उसका मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति से उसको संदर्भित करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ 8 एक कुत्ता एक मैना से ली गई है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ के माध्यम से, जो कि एक निबंध शैली में लिखा हुआ हमारा पाठ है, उनका पाठ है, इस निबंध के माध्यम से जो पशु पक्षियों के प्रति और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उसके प्रति जो प्रेम और स्नेह और करुणा की भावना का संचार इसमें दिखाई पड़ता है, उसको स्पष्ट किया गया है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है एक कुत्ता के लिए, जो कुत्ता एक संवेदनशील रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जो उन्होंने अपने गुरुदेव के माध्यम से एक घटनाक्रम के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है कि देख कैसे एक कुत्ता एक स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करता है और बहुत विशेष रूप से करता है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि मनुष्य के भीतर भी मनुष्य एक दूसरे के प्रति यह भावना नहीं आती जितना एक कुत्ते के मन में भावना थी अपने स्वामी के प्रति। ठीक है। रचना और अभिव्यक्ति। पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। अगर आपको भी पशु पक्षियों से संबंधित आसपास की कोई घटना या आपके जीवन में कोई घटना है, उसका जिक्र आप अपने शब्दों में करिए। ठीक है। अब भाषा अध्ययन में हम देख ले 7वां, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांटिए। तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, व्याकरण पोर्शन है ये। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है? यह क्रिया का भेद है, नहीं व्यवहारिक दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से यह क्रिया का भेद है हमारा। सकर्मक यानी कर्म के साथ। कर्म क्या होता है? कर्ता जो काम करता है, नहीं जो क्रिया करता है, उसका प्रभाव जिस पे पड़े वह हमारा क्या होता है? कर्म होता है। कोई भी कर्ता जो भी कार्य करेगा उसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा, उस पे फल जिस पे पड़ेगा, वह हमारा क्या होता है? कर्म होता है। तो जिस वाक्य में ऐसा रूप प्रदर्शित होगा कि कर्ता जो क्रिया किया उस पे किसी का प्रभाव पड़ा, तो वह हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और कर्ता जो कार्य कर रहा है उस पर किसी का फल नहीं पड़ा, किसी पे फल नहीं पड़ा, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए, गुरुदेव मुस्कुराए तो किसी और पे कोई फल पड़ा? नहीं, कर्ता पे ही फल पड़ा। तो ये हमारा क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, तो इसमें भी कोई कर्म, यानी जो मैं कविता पढ़ता हूँ किसी पे ये प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। यह भी हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो आपको पाठ से जिसमें कर्म प्रदर्शित हो, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कलम पे पड़ रहा है। मैं भात खाता हूँ, खाने का किस पे पड़ रहा है? फल पड़ रहा है, भात पे पड़ रहा है। तो आप ऐसे इस निबंध में ऐसे वाक्यों को आपको छांटना है कि जो भी क्रिया होगी उसका फल किसी ना किसी पे
पढ़ना चाहिए। तो ये ज़रूर करिएगा, देखें कि आपका कहाँ तक आपका माइंड इसमें जाता है। मैंने स्पष्ट कर दिया। आगे देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रियाभेद बताइए। इसमें भी कर्म बताना है। गीता कहानी सुनाती है, गीता कहानी सुनाती है, सुनाना, गीता कहानी सुनाती है, किसी और पे पढ़ा नहीं पढ़ा, सुनना, सुनाना, यह क्या हुआ? आकर्मक क्रिया। अभिनव सो रहा है, सो रहा है, किसी पे फर्क पड़ा नहीं पड़ा, यह भी क्या है? आकर्मक है। गाय घास खाती है, तो खाती है, खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? घास पे पड़ रहा है, तो वह क्या होगा? हमारा सकर्मक हो जाएगा। मोहन ने भाई को गेंद दी, देने का क्रिया हो रहा है, किसी पे किसको दिया जा रहा है? भाई को, यह क्या है? हमारा सकर्मक है। लड़कियां रोने लगी, लड़कियां रोने लगी, तो खुद उस पे असर हो रहा है, किसी पे उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? आकर्मक क्रिया होगा। नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय और समय, अवस्था अनवस्था। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें अ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो पहले आपको मैं उपसर्ग बता दूं, ये मैंने पहले भी बताया है, व्याकरण पोर्शन में भी डाला है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसे क्या करते हैं? सार्थक बनाते हैं और सटीक बनाते हैं। तो अब आपको क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया, अ से असमय, समय से असमय, अवस्था से अनवस्था, हुआ ना? तो उसी तरह आपको अ से और अन उपसर्ग से 4-4 शब्द बनाने, नए शब्द बनाने हैं, ठीक है? तो 4 बनाना है आपको, जैसे अ से अवसर, अनाज, अनाम, नहीं, अलगाव, अजगर, कुछ भी बन सकता है। अन से क्या बनेगा? अनुसार, नहीं, अन से अनुसार, और अनुनय, ठीक है, अनुराग, ये सब किससे बनेंगे? अन से बनेंगे। तो आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न अभ्यास था यहीं पर समाप्त हो गया। कुछ पाठ्येतर सक्रियता है, यहाँ पर आपको पशु पक्षियों से लिखी कविता का संग्रह और उसका चित्र प्रदर्शित करने की बात की गई है। तो आज का यह हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। आपका जो हिंदी क्षितिज भाग 1 था आज यहीं समाप्त हुआ, ठीक है? तो आगे अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात हो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं नए रूप में फिर आपके क्लासेस को लेके आऊँगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।